हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और जो कुछ अखबारों में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी ख़बर है, लेकिन उसका आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ असर होने वाला है और वो एक छोटी ख़बर कितनी बड़ी चिंगारी बनने वाली है, ये सब हमें पहले नहीं मालूम होता, लेकिन कुछ जानकार लोग उसको बाकायदा महसूस करते हैं। आरएसएस और बीजेपी किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती है और किस तरह से शुरुआत होती है। बिल्कुल ऐसे अननोन किस्म के लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो बाद में तहरीक बन जाती है। इन सब वाक़यात को समझने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं। अनीस अहमद खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की कार्यप्रणाली, वर्किंग स्टाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो ख़ुद अनीस अहमद खान साहब बताएंगे। अनीस साहब बताइए, क्या कुछ है नया आपके पास जो आरएसएस बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों की ज़िंदगी तंग करने का इंतज़ाम कर रही है, वो क्या है? सर, घटना तो बहुत छोटी सी है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाला गया कि हलाल गोश्त बकरे को, जानवर को हलाल नहीं करना चाहिए गोश्त के लिए, क्योंकि ये जानवरों की जो कहते हैं क्रूरता, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत आती है कि जिस तरीके से उसकी जान ली जाती है। क्योंकि आपको तो पता ही, हलाल गोश्त तो धीरे धीरे होता है कि नस काट दी जाती है न, उसके बाद उसकी खाल वाल बाद उतार दी जाती है और झटका ऐसा होता है कि तलवार मारी, सर धड़ से लग कर दी। आमतौर पे मुसलमानों में ये बताया जाता है कि झटके से खून जम जाता है जानवर का, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हलाल करने से जानवर का खून पूरी तरह से निकल जाता है, जो हेल्थ के लिए बेहतर है। ये तो आमतौर पे लोगों को समझ में आती है। तो लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है आज का। तो वहाँ पे उसका इसी मंडे को फैसला आया। तो फैसला क्या है कि उन्होंने कहा कि ये शरारतपूर्ण है। जो बेंच थी उसने कहा ये शरारतपूर्ण चीज़ है, शरारत आमेज चीज़ है, और कोई आदमी कैसे खाता है, क्या खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, वो गोश्त हलाल करके खाता है या झटके से खाता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई पाबंदी ना, इस पर कोई गाइडलाइन देगी। ये शरारतपूर्ण है, ये चीज़ कह के उन्होंने रिजेक्ट कर दी। घटना बहुत छोटी सी है, और लेकिन ये उन अखबारों में आई है, वो अखबार आप देखिए कि जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, लेकिन दिल्ली जो जिसको कहते हैं ना कि लुटियन दिल्ली में नहीं पढ़े जाते हैं, और पढ़े लिखों में नहीं पढ़े जाते हैं। वो दैनिक जागरण और अमर उजाला, नाम मैं चूँकि लेना नहीं चाहता हूँ, उनमें आती है, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो जाती है। घटना आई, छपी, ख़त्म हो गई, उसमें ख़त्म नहीं हुई। अब उस पर एक चर्चा चल गया कि कितने क्रूरल होते हैं ये मुसलमान, क्या इस तरीके से काट के खाते हैं, बड़े जालिम होते हैं, ये जालिम होते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं और ये चर्चा शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि ये तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे अपने उसमें कई घटनाएं ऐसी हैं कि जो कि मैंने 40 साल पहले सुनी और उनको मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अब वो बाकायदा कैंपेन का हिस्सा है। जैसे 3 तलाक का मसला है, हमारे दोस्त हुआ करते थे चांदनी चौक में काफ़ी, और इसके साथ ही उस ज़माने बाबरी मस्जिद जब गिरी, तो चूँकि मेरा वीर अर्जुन से ताल्लुक़ थे, आप जानते हैं वीर अर्जुन एक ज़माने में कौन सा अखबार था कि ज़्यादातर आरएसएस के लोग आके वहाँ बैठते थे। हालांकि वो जो उसके दूसरे मालिक है अनिल नरेंद्र साहब, वो राजीव गांधी के बड़े अच्छे दोस्त थे। पूरा अखबार और पूरा उन्होंने सिस्टम कर दिया था, लेकिन मतलब वो एक टेस्ट उसका वो रखना पड़ता था, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत होते थे उसके। तो वो आए, बोले कि मेरे पास खबर आई कि भाई कोई एक अच्छा सा जो प्रीचर, मौलाना, इमाम, काजी, कि जो कि हमारे लोगों को, शाखा के लोगों को बता सके कि इस्लाम क्या है। मैं भी जोश में आ गया। मैंने कहा देखते हैं कि अपनी इस्लाम की फैलावा हुआ। मैं गया एक पढ़े लिखे बहुत समझदार आलिम के पास, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगा, कितने पैसे दे, हम कहे क्यों नहीं जाएंगे साहब। अपने बोले नहीं साहब, ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये हमसे इस्लाम की कमज़ोरियाँ पकड़ेंगे और उनको फैलाएंगे। और हुआ वही। 2 बड़े नामचीन लोग, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, वो आते चढ़ गए उनके, जो आज तक भी हैं।
उन्होंने वो दी तो उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा बताया, हलाला उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों ने, जैसे कि सब क्या बुराई है इस्लाम मुसलमानों में, तो उनका इस्लाम में तो नहीं, मुसलमानों में ये बुराई है। तो ये हलाला लफ्ज़ किसी को नहीं मालूम था, उसके बाद आम हुआ है कि हलाला क्या चीज़ है, जिस पे आप देखिए कितना हंगामा हुआ है। 3 तलाक उसी के बाद आया और वो अब इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा रहा है। जी 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 बिल्कुल। मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिलाने की बात कहते हैं, पार्लियामेंट में बाकायदा कानून पास हो गया। कानून पास हुआ और कई चैनल तो जब ये कानून पास हुआ तो उन्होंने बाकायदा घंटे घड़ियाल भी बजाए। उस कैंपेन में एक मुसलमान औरत जो पटिशनर थी किसी लेवल पर, जी जी जी, वो अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने का भी ऐलान ये हुआ है ही। आपको पता होना चाहिए जब 3 तलाक का यानी उन्होंने बीजेपी की इतनी खिदमत की है ये इशू दे करके कि उनको एक तरह से इनाम दिया गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। आप ये देखिए जब ये चला मसला तो अधिवक्ता संघ है एक, जो बीजेपी का है, वो हर कोर्ट कचहरी में मिल जाएगा आप, छोटे से लेकर ऊंची कचहरी तक। उन्होंने उनको इस बात के इंस्ट्रक्शन, ये आरएसएस का है, आरएसएस का है, उनको इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहीं भी 3 तलाक का मसला आता हो उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए कि फ्री हम लड़ाएंगे। और उसके बाद उसकी पब्लिसिटी करते थे आते साथ ही, और कैंप लगाते थे बाकायदा जगह जगह कि 3 तलाक के मसले हम निपटाएंगे। निपटते पटते तो उसी हिसाब से थे वो, पर्सनल लॉ के हिसाब से। लेकिन जो एकदम से बूम आया था कि 3 तलाक, ऐसा लगने लगा था कि हम अपने घरों में घुसते हैं और तलाक तलाक तलाक, और कोई काम नहीं, और कोई काम ही नहीं है। तो इसी तरीके से अच्छा, बीजेपी ज्वाइन करने पे एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। अभी वो कन्हैया ने एक बात बड़ी दिलचस्प कही है कि साहब मुझे देशद्रोही मत कहो, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जी आप अपनी बात करिए। आप देखिए हलाला आया, एक आया था खतनों का कि जो औरतें हैं, मुस्लिम औरतों की खतने होती हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ। ये कुछ लोगों में होती हैं, कबायली औरतों में, लोगों में, लेकिन उसको मुसलमानों से, ये सब उसी ज़माने में जुड़े थे। वो इसके पीछे दिल्ली के एक नेता थे जिन्होंने ये किया था। आज जब हम जिन पे हम हंसते थे कि अरे क्या मुद्दा है यार, 3 तलाक तो होते ही है, और ये वो आज मसले बन के हमारे सामने है। इसी तरीके से ये हलाल गोश्त का मसला चला। अब आप देखिए आगे चल के इसका क्या रूप लेता है, क्योंकि जो इसको लेने वाले जो पार्टी जो है बड़ी डिफंक्ट सी पार्टी है दिल्ली की, उसने एक केस डाला और वो उसके बानी जो थे वो प्रेम सिंह शेर नाम के थे, एमपी हुए हैं वो, पूर्वी दिल्ली से सिख हो गए थे और वो अपने पूरी फौज लेके बड़े बड़े वोकल किस्म के हार्डलाइन वो हनुमान जयंती उन्होंने मनाना शुरू करवाई और तमाम चीजें उन्होंने खुराफात शुरू। वो बाद में सिख बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो, और जिस इलाके में हम दिल्ली के बैठे हैं वो इसी के आसपास रहते थे, वो यहीं के वो पूर्वी दिल्ली का ये इलाका उनके उसमें आता था, यहीं से जीत के जाते थे वो। तो उनकी पार्टी, वो तो स्वर्गवासी हो गए, इंतकाल हो गया, उन्होंने एक केस डाला था। अब चूंकि इससे समझ में आता है कि आरएसएस के लोगों ने एक केस डलवाया हुआ है इस तरीके से कई चीज़ें। जिस तरीके से आप देखिए कि हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में, वो हनुमानगढ़ी का मामला क्या है, वो बिल्कुल हनुमानगढ़ी एक किस्म से, चूंकि अयोध्या में एक महल्ले का नाम है हनुमानगढ़ी। खासतौर पर हनुमानगढ़ी को सिराजुद्दौला ने बनवाया था इस तरीके से। और वो ये जो राम मंदिर जहाँ बन रहा है बाबरी मस्जिद की जगह, उसके नजदीक ही कोई जगह, नजदीक बहुत बड़ी गढ़ी, मतलब एक एरिया है बहुत बड़ा। तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है, तो बहुत पुरानी है। तो सिराजुद्दौला ने उसको कहना चाहिए रीबिल्ड करा के अच्छी तरीके से उनको बना दिया था कि बैठेंगे लोग, बहुत साधु संत बैठते थे उस ज़माने में, जैसा समझा जाता हो। तो वहाँ पे आजकल जलसे जुलूस का सिलसिला वैसे ही शुरू हुआ है जैसा किसी ज़माने में दिल्ली की जंतर मंतर भी हुआ करता है, धरने प्रदर्शन। तो वहाँ पे एक संत है, महंत है, तो वो जो राम मंदिर बनना चाहिए उसके बारे में अमरण अनशन पे बैठे थे। आजकल वो अमरण अनशन पे बैठे हुए किस बात के, अभी वो क्या कर रहे, वो कह रहे हैं कि देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। जी। उनसे पूछा गया, क्योंकि अब लोग बाग जब जाते हैं मंदिर को देखने के लिए, भीड़ बहुत जा रही है, तो वो हनुमानगढ़ी भी दर्शनों के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये टेंट लगी हुई है।
उनका कहना है कि पहले के जो जिन्होंने आज़ादी के बाद जो नेता आए वो डरपोक थे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी साहब निर्भीक, यानी मतलब बगैर डर के निडर हैं। हाँ। इन्होंने 3 तलाक लागू कर दिया, 370 ख़त्म कर दिया और मंदिर निर्माण कर रहे हैं। ये कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र इसको बना सकते हैं। हिंदू राष्ट्र में उनकी शर्त ये है कि तमाम अफ़गानिस्तान सारी चीज़ें जो हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, सब भारत में आना चाहिए और मुसलमानों को अखंड भारत होना चाहिए, जो अखंड भारत जो पहले की अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र, इसमें अफगानिस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश भी हो। अब उसके बाद देखिए अजीब बात, वो मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक साहब ने हथियार लेना था उन्हें, और वो तोप की वो दे दी, दरखास्त दे दी। वो तो किसी ने पूछा भाई तोप का क्या करोगे, वो कहने लगा नहीं तोप नहीं मिलेगी, बंदूक तो मिलेगी कम से कम। आप तो ये मतलब ये कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारा ही हिंदू राष्ट्र में शामिल हो गया। आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं ना, आगे चल के देखिए हिंदू राष्ट्र किस तरीके से आता है, क्योंकि वो हनुमान गढ़ी में बैठा हुआ है और वहाँ के छोटे छोटे अखबार जो हैं, हाँ। छोटे अखबार मतलब जो अभी हमने कहा कि लुटियंस में नहीं आते हैं, जी। तो उनमें एक खबर छप रही है और वो कह रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से, मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मुसलमानों को इज्जत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए। अखबार वाले उससे पूछते हैं भाई जब बांग्लादेश और पाकिस्तान रहेगा नहीं तो कहाँ जाएंगे? हाँ। बोले वो उसको हम देख लेंगे। हाँ, वो वहाँ तक हमने सोचा नहीं है। नहीं उसको हम देख लेंगे। अच्छा। यानी इतने, लेकिन हाँ। एक नैरेटिव हाँ। कि हिंदू राष्ट्र, हाँ। हलाल गोश्त, हाँ। हिंदू राष्ट्र हाँ। बनना चाहिए, इसमें सिर्फ हिंदुओं को होना चाहिए। नरेंद्र मोदी बनवा सकते हैं इसको हिंदू राष्ट्र, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश। और तीसरी बात, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। यहाँ पर आरएसएस वालों ने, उनके प्रचारकों ने वैदिक गणित शुरू करा दी है लक्ष्मीबाई कॉलेज में। अच्छा। यहाँ पे बहुत मशहूर और लड़कियों का कॉलेज है, गर्ल्स कहलाता, गर्ल्स ही कहलाता है, औरतें पढ़े उसमें, लेकिन गर्ल्स कॉलेज कहलाता है कि नाम चल रहा है, उसमें शुरू करा दी है। अब सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें 2000 रुपये लेके वो पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से नहीं आई ये चीज़, ये उन्होंने अपने आप एक मुआहदा करके प्रिंसिपल से कोर्स शुरू करा दिया। और पढ़ाएंगे कौन? वो जाहिर है प्रचारक वगैरह जो हैं वो पढ़ाएंगे। और ये आरएसएस की जो वैदिक शिक्षा संस्थान है उसकी तरफ से काम चला है। उसी के साथ आप देखिए साहब कि जो कामधेनु योजना है, जिससे उन्होंने एक चिप बना दिया है गोबर का, कि ये रेडिएशन रोकेगा। गोबर से चिप बनाया है? चिप बनाया, उसका आ रहा है अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस तक ने उसकी खबर दी है कि उसको आप लगा लीजिए चिप को, तो मोबाइल का रेडिएशन जो है एटॉमिक वो नहीं आएगा आपके पास। अच्छा। गोबर की। तो ये नैरेटिव, इसको हम मजाक, अभी आपने मजाक में लिया। हाँ। उनके जो नहीं, वो तो इनके लोग तो ये भी कह चुके कि रामायण महाभारत के ज़माने में इंटरनेट भी था। उस पर आप क्या समझते? आप यकीन नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग यकीन करते हैं। मैं अपने गांव में गया, उन्होंने कहा यार तुम तो पढ़े, तुम कैसे पत्रकार हो, तुम्हें ये नहीं पता कि सब हमारी चीज़ें थी। सही। और ये अंग्रेज आए, उन्होंने हमसे ले जाके और बना दी सारी चीज़ें, सारी चीज़ें बना दी। और हम ये जिस तरीके से आप अभी हिंदू राष्ट्र के ऊपर, लेकिन अंदर जाके देखिए आप, जहाँ वो छोटे अखबार जाते हैं। इसमें देखिए, पत्रकार के तौर पर मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये प्रोटेस्ट भी बाकायदा स्पॉन्सर्ड वहीं से होते हैं जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी पहले से चल रही है। हकीकत है ये सब लोग, वो ऐसा नहीं है कि वो सब लोग वहीं के मेंबर हैं। वो एक साधु है वो कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सारा प्लान्ड है कि कुछ लोग ये करें, उसके बाद ये करें, फिर चर्चा हो, फिर बहस हो, और फिर हम करने को तैयार हैं। हमारा मकसद ये है कि इन चीज़ों को पहले से ही एक्सपोज करो, क्योंकि मैंने देखी है सही। इनको मजाक आते देखा और इनको सीरियस होते देखा है कि ये चीज़ें सीरियस हो गई और लोगों को झेलना मुश्किल हो गया इन चीज़ों को। एक ज़माने में हिंदू राष्ट्र से आप झेल नहीं पाएंगे जब जुलूस निकलने लगेगा। जी। सही। भाई आपने कभी हनुमान जयंती, हनुमान जी को खुद पता नहीं था कि वो कब पैदा हुए, क्योंकि वो तो पवन पुत्र हैं, हवा से पैदा हुए हैं।
ऐसा कहा जाता है भाई मिथक जो है हम उसमें नहीं जाते। माइथोलॉजी माइथोलॉजी इस तरीके से है, वही हम बता रहे हैं कि हवा से पैदा हुए हैं और जो सारी कहानी है, लेकिन उनको उनका जन्मदिन भी मनाया जाने लगा है। सही है, सही है। तो कोई कल तक तो आप ये कहते ही थे कि सब लोग हंसते थे कि क्या हुआ, 3 तलाक थे तो हमारा मसला है। आज देखिए उसकी पूरी की पूरी बहस हुई, पार्लियामेंट में हुआ। और कुछ चैनल्स ने, आपके ही चैनल पे हमने देखा कि एक साहब इंटरव्यू उसके बुलाए गए थे डिस्कशन के ऊपर, इसी के कोई थे जमात इस्लामी वगैरह के लीडर थे। तो जब वो बैठे तो घंटे घड़ियाल बजने लगे चैनल के ऊपर, खुशी में कि हम जीत गए, हमने जीत लिए। तो अब इस बुरी तरीके से फैल रही है चीज़। तो इसको मैंने पहले अर्ज किया था ना, हम मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, लेकिन आगे चल के वही हकीकत बन जाती है, जख्म बन जाती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के काम करने के तरीक़ों के बारे में जितनी गहराई से अनीस अहमद खान साहब जानते हैं और समझते हैं और गौर करते हैं उस पर, वो बहुत ही अहम है। पूरे देश के लिए, पूरी समाज के लिए ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आखिर देश किस तरह से चलना चाहिए, सेकुलरिज्म हो या ना हो, हिंदू राष्ट्र हो या ना हो, और क्या इस तरह से हो जिस तरह से कहा जा रहा है। ये बहुत से सवालात हैं, ये सभी को गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।